हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टारगेट सीरीज से 2026 की ओर, जिसके अंतर्गत ये हमारा फिजिकल साइंस का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे पहले लेक्चर के साथ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत हम निम्न टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसके फंडामेंटल्स को। सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस का हम डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद में जितने हमारे सेवन बेस डायमेंशंस, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इन सबको की बात करेंगे। उसके बाद में हम यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करेंगे, फंडामेंटल्स और डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसमें डायमेंशन मस्ट मैच ऑन बोथ साइड, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे। और रूल्स ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज, किसी क्वांटिटी को ऐड करने, घटाने या फिर इक्वेट करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो होते हैं होमोजेनिटी के अंतर्गत, उसको देखेंगे। फिजिकली वैलिडिटी चेक, उसके बाद कोई भी इक्वेशन फिजिकली वैलिड है कि नहीं है उसको चेक करना देखेंगे। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन कैसे करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है उसकी बात करेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, हम फिजिकल क्वांटिटीज के पे डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे रिलेशन डिराइव करना सीखेंगे। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन सीखेंगे। उसके बाद इसके लिमिटेशंस को भी देखेंगे, और डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे ये क्या क्या लिमिटेशंस है जिसकी वजह से डायमेंशनल एनालिसिस को हम जहाँ पर यूज नहीं कर सकते, तो उन सब पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को एक अच्छे से कोट के साथ में, एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, पहला कदम उठाना पड़ता है और वही कदम आपकी दिशा तय करती है। तो आप पहला कदम उठाइए। हम आज पहला कदम उठा रहे हैं हमारे सीजी सेट प्रिपरेशन की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है उसके क्या क्या फंडामेंटल्स है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड इन फिजिक्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कन्वर्ट यूनिट्स बाय फोकसिंग अ फंडामेंटल नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है आपका, एंड मास, लेंथ एंड टाइम रेदर देन न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट रिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो हम आपका डेफिनेशन क्या कहता है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो किसी भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्ट होने को वेरीफाई करने के लिए, और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, साथ ही एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह में हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान ना देकर के हम किसका पर ध्यान देते हैं, उसके डायमेंशंस को ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके अंतर्गत फॉलो होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंतर्गत ही हम कैसे इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उन सबको देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बेसिकली तीन कोर डायमेंशंस को ध्यान में रखते हैं। पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ और तीसरा होता है टाइम। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये एनर्जी है तो एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन को ही हम एनर्जी एनर्जी हमारे किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर ही होता है। तो वर्क वर्क बराबर क्या होता है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डी। तो मास के लिए इसका डायमेंशन अगर लिखें तो क्या होता है, एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L t-2 इंटू डी के लिए एल। तो ये क्या बन जाता है हमारा, एम एम L² T⁻²। तो ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है हमारा, एनर्जी का डायमेंशन है mL² T⁻²। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, 1/2 mv²। तो सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमें डायमेंशन पे ध्यान देना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L t-1। ठीक है, वेलोसिटी बराबर हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए इनवर्स में टी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेलोसिटी का डायमेंशन क्या मिल गया हमारे पास, L t-1, और मास का डायमेंशन हमारा m मिल गया। तो इस राइट हैंड साइड में क्या मिल गया हमें, एल वेलोसिटी का स्क्वायर है। यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, L² T⁻²। इस प्रकार से आर एच एस का हमारा जो कंप्लीट डायमेंशन है वो क्या बन जाएगा, mL²T⁻²। तो देखिए ये वाला राइट हैंड का डायमेंशन और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन था वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसी को हम बोलते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये डायमेंशनली बराबर नहीं होते तो इसे
हम डायमेंशनली इनकरेक्ट मानते हैं और ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम डायमेंशनल का यूज आगे और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट सिस्टम की ओर। हम डायमेंशंस में सबसे पहले जो बेसिक पढ़ते हैं वो है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम इज स्टैंडर्ड यूनिट मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो सिस्टम डिराइव करते हैं उसी हम बोल देते हैं यूनिट सिस्टम। जैसे कि लेंथ के लिए मीटर को नाप देते हैं, लेंथ को हम मीटर से नाप देते हैं, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से नाप देते हैं। जो यूनिट सिस्टम है बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं हम। पहला सीजीएस, जिसमें दूरी के लिए सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान के लिए ग्राम होता है और समय के लिए सेकंड मात्रक होते हैं। दूसरा होता है हमारा एमकेएस, दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। तीसरा होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें फुट आपका दूरी का मात्रक है, पाउंड आपका ग्राम वजन का मात्रक है, मास का मात्रक है और सेकंड आपका समय का मात्रक होता है। और तीसरा होता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसे हम यूज करते हैं, जिसे विश्व भर में यूज किया जाता है स्टैंडर्ड सिस्टम को। तो हम बेसिकली बात करेंगे स्टैंडर्ड सिस्टम की ओर। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें हमारे 4 बेस यूनिट हैं। 4 बेस यूनिट है जिसमें लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एसआई में 7 एसआई मात्रक होते हैं और दो आपके पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। इसको मूल मात्रक बोलते हैं, पूरक मूल मात्रक भी होते हैं, जैसे कि कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, मूल मात्रक और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो बेसिक एंड इंडिपेंडेंट यूनिट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। ऐसे यूनिट जो दूसरे यूनिट पर निर्भर नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट भी बोल देते हैं या फिर मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लेंथ को हम मीटर से, मास किलोग्राम से, टाइम का सेकंड से। वैसे ही डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट। दूसरे फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रकों की मदद से हम जिसको डिराइव करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड यूनिट कह देते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई समय, टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर हो गया और टाइम के लिए सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से फोर्स, फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, रेट ऑफ वेलोसिटी। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मास के लिए किलोग्राम लिख दिया हमने और एक्सेलरेशन का क्या होता है आपका यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर इसको न्यूटन से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एनर्जी का भी मात्रक हम निकाल सकते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट है और बेस यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, उसमें मेन अंतर क्या है आपका, फंडामेंटल यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं जबकि जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमारे काम की चीज है, जो एग्जाम में आने वाली चीजें उनको डिटेल से समझाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। अब मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये आईएमपी चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट ऑल टर्म इन फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो उसके सभी टर्म्स का जो है डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर एक एल एच एस में एक इक्वेशन लिख रहे हैं और आर एच एस में एक इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर आपका अगर एल एच एस में दो टर्म है, एक्स प्लस वाई है, और आर एच एस में एक ही टर्म है, मान लीजिए आर एच एस में, तो आर एच एस का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन एक्स का भी होना चाहिए और वाई का भी होना चाहिए। अगर ये डायमेंशनली बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड होना चाहिए। ओनली क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड आर कंपेयर्ड। ऐसे क्वांटिटी को हम एड या फिर कंपेयर कर सकते हैं जिसका डायमेंशन एक दूसरे के बराबर हो। इंश्योर फिजिकल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे क्या करता है, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्ट होने को इंश्योर करता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसी भी इक्वेशन के करेक्ट होने को इंश्योर करता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। उसी प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही होगा, एल टी माइनस वन। और दूसरा क्या हमारा ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर का डायमेंशन क्या हो जाता है हमारा, एल टी माइनस टू हो जाता है, और इंटू टाइम है, इंटू क्या है टाइम है, तो इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डायमेंशन क्या मिल जाएगा, एल टी माइनस वन।
तो देखिए इस इक्वेशन में इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन हमारा एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन है, और इसका भी एल टी माइनस वन है। तो ये इसको हम तभी बराबर या फिर जोड़ सकते हैं जब इन तीनों का डायमेंशन क्या हो, एक जैसा ही हो। अगर इसमें से किसी का भी डायमेंशन अलग होता तो ये फिजिकली ये डायमेंशनलिटी करेक्ट इक्वेशन हमारा नहीं बन पाता और ये इक्वेशन इनवैलिड होता। ठीक है, होमोजेनिटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपका रूल्स एडिशन क्या करता है, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि डायमेंशनली एक दूसरे के बराबर हों। इफ डायमेंशन आर डिफरेंट ऑपरेशन नॉट वैलिड। अगर हमारा जो डायमेंशन है वो अलग अलग हो तो वो ऑपरेशन हमारा वैलिड नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं हम डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ जोड़ सकते हैं, डिस्टेंस को टाइम के साथ हम जोड़ नहीं सकते। ये क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ का होता है, टाइम का जो है टी का डायमेंशन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ इक्वेटिंग इक्वालिटी। ओनली द इक्वेशन, अगर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है तभी वो इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा। वैलिड होगा, नहीं तो अगर ये डायमेंशन बराबर नहीं है, एल एच एस नॉट इज इक्वल टू आर एच एस डायमेंशन, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड मस्ट बी डायमेंशनली सेम। जैसे कि हमने इस जस्ट पहले एग्जांपल में देखा है कि दोनों साइड का डायमेंशन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक 2 पाई हैव नो डायमेंशन। जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं 2 4 3 ये जो भी लो आप, और पाई, ये सभी के क्या होते हैं, नो डायमेंशन। इनके पास किसी प्रकार का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन रिक्वायर डायमेंशनल क्वांटिटी। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसको जोड़ने के लिए हमें डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या मिलता है, एडिंग सब्ट्रैक्शन एंड इक्वालिटी आर वैलिड ओनली व्हेन डायमेंशनल आर सेम। हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन या इक्वालिटी तभी वैलिड होगा जब हमारे डायमेंशनल सभी के एक जैसे होंगे। अब तीसरा हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीसरा पार्ट है वो क्या करता है, फिजिकली वैलिडिटी चेक। हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम कोई भी जो इक्वेशन है वह फिजिकली वैलिड है कि नहीं है उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ द डायमेंशनली होमोजीनियस। कोई भी इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब वो डायमेंशनली होमोजीनियस हो। मेथड ऑफ चेकिंग, सबसे पहले हम कैसे चेक करें, कोई भी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है उसको कैसे चेक करें। फर्स्ट राइट डायमेंशन ऑफ इच क्वांटिटी, हमें सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखने हैं। उसके बाद कंपेयर LHS एंड RHS। इफ डायमेंशनली आर करेक्ट इक्वेशन इज करेक्ट, और इफ डायमेंशनली नॉट इक्वल तो इक्वेशन इज इनकरेक्ट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, एस इज इक्वल टू दिया है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हमारा जो गति का दूसरा समीकरण है। इसमें एस जो है आपका दूरी होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन के लिए डायमेंशन एल मिल गया। ut क्या है, u आपका इनिशियल स्पीड है और t आपका टाइम है। तो स्पीड के लिए एल टी माइनस वन और टाइम के लिए टी, तो इसका डायमेंशन भी एल मिल गया। उसी प्रकार से ए टी स्क्वायर, ए आपका एक्सलेशन है, एक्सलेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू इंटू टाइम का डायमेंशन टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी माइनस टू से टी टू पावर माइनस टू और टी का स्क्वायर, ये दोनों कट गया और एल मिल गया। तो इसका भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन एक जैसे है तभी ये जुड़ पाया है और ये एक दूसरे के बराबर हो पाया है। तो इसे हम इक्वेट तभी कर सकते हैं जब भी डायमेंशनली ये करेक्ट हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। देखिए यहाँ पर एस का डायमेंशन क्या मिलेगा, एस हमारा एस का डायमेंशन विस्थापन है तो एस का डायमेंशन मिल जाएगा एल। यू टी का डायमेंशन हमें क्या मिल गया, एल मिल गया। लेकिन ए टी में जब देखेंगे तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, एल टी माइनस टू इंटू टी कर देंगे तो इसका डायमेंशन क्या मिल जाएगा हमें, एल टी का पावर माइनस वन। लेकिन इसका डायमेंशन में एक एक्स्ट्रा टर्म है टी टू पावर माइनस वन, इसलिए ये इक्वेशन हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें टी जो एल टी का पावर माइनस वन जो एक्स्ट्रा डायमेंशन आ रहा है, इसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो कि इन दोनों के पास नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, इनवैलिड इक्वेशन बन जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ पर है दिस मेथड चेक्स डायमेंशनल करेक्टनेस ओनली। ये मेथड हमारा सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट चेक कर सकता है। इट डज नॉट कंफर्म न्यूमेरिकल कांस्टेंट। अगर यहाँ पर किसी प्रकार के न्यूमेरिकल वैल्यूज है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज मल्टीप्लाई है, तो उसको ये चेक नहीं कर सकता। ये सिर्फ डायमेंशन को चेक कर सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेक नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अब जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें है डायमेंशनलिटी टू डिराइव न्यू रिलेशन। डायमेंशनलिटी का हम यूज और क्यों कर सकते हैं, नए रिलेशन को डिराइव करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है कोई फंक्शन दे रखी है और वो एक फंक्शन दे रखी है क्यों, और वो किसी पर डिपेंड करती है, ए बी और सी पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पावर में ए बी सी इस टाइप से कंसीडर करते हैं। उसके बाद में इन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखते हैं, इन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखेंगे और उन डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद में इन ए बी और सी की वैल्यू जो मिल जाएगी, उस ए बी सी की वैल्यू को रख करके हम क्यू और ए बी सी के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे। एज्यूम रिलेशन को हम एज्यूम करेंगे, राइट डायमेंशन ऑफ इच क्वांटिटी का डायमेंशन, उसके बाद एक्सप्रेस ऑल टर्म इन एमएलटी फॉर्मेट, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके हम डायमेंशन ऑन एल एच एस को डायमेंशन ऑफ आर एच एस के बराबर कर देंगे, और इससे हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और उससे हमारा फाइनल रिलेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं एक तो, डिराइव द फॉर्मूला पेंडुलम पीरियड। देखो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो टाइम जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है आपका जो लेंथ है पेंडुलम का लेंथ है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए हैं और एल का पावर ए और जी का पावर बी कंसीडर किए हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, और उसके बाद लेंथ है ये, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, तो इसके पावर में ए था। उसके बाद जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू रख दिए, इसका पावर में बी, ठीक है। उसके बाद में हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे, तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर एल का डायमेंशन क्या क्या है, ए, और इस पर भी वन बी है, तो ए प्लस बी, और इस साइड में एल का डायमेंशन क्या है, हमारे एल का पावर जीरो है, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये एल के लिए हो गया, और टी के लिए देखेंगे तो टी के लिए यहाँ पर टी का पावर कुछ नहीं है, मतलब टी का पावर यहाँ पर क्या है, टी का डायमेंशन यहाँ पर क्या है, माइनस टू बी है, और इस साइड में टी का डायमेंशन क्या है, वन है, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू वन। यहाँ से हमारी बी की वैल्यू क्या निकल गई, बी की वैल्यू वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। अब इस माइनस वन बाई टू को इसमें रखेंगे, हमारा माइनस वन बाई टू को, तो ये उधर पक्षांतर होकर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन मिल जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट को हटा देंगे अगर, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एल के, ए का वैल्यू रख दिया हम, एल ए की वैल्यू थी वन बाई टू, और जी का पावर बी, बी की वैल्यू रख दिया माइनस वन बाई टू। तो इस प्रकार से हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन मिल गया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। इस प्रकार से हम डायमेंशनल मदद से कोई भी रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट कन्वर्जन यूजिंग डायमेंशनलिटी, एक इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं इसको, कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर हावर टू मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको 10 किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, या किसी दूसरे यूनिट को कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको दे रखी है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो आपको एक फार्मूला इसका जो होता है जनरल फार्मूला, इसको लगा देना है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u1। इसका मतलब है कि आपका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका यूनिट छोटा होगा, और अगर यूनिट बड़ा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से लगा करके हम यहाँ पर एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं, n2 बराबर इस u1 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो इस साइड पर नीचे पक्षांतर कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइडेड बाई में u2, ठीक है। तो आपको n2 की वैल्यू निकालनी है या फिर n1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। मान लेते हैं इसमें 10 किलोमीटर पर हावर है आपका, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, मतलब फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, मान लो हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, सेकंड n2 की निकालनी है, ठीक है। तो n2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू की क्या दे रखी है, 10 किलोमीटर पर हावर, 10 किलोमीटर पर हावर रख दिए, हम यूनिट 1 रखेंगे और यूनिट 2 रखेंगे। तो n1 यूनिट 1 क्या है हमारा, यूनिट 1 में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1000 मीटर होनी चाहिए, तो 1000 मीटर रख दिए। और n2 में इसका यूनिट क्या है हमारा, किलोमीटर पर हावर, 1 किलोमीटर पर हावर है, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी 1 किलोमीटर इंटू, यहाँ पर सिमिलरली इसके लिए देखिए जो हमारा ये था मीटर प्रति सेकंड था, सेकंड नीचे में था, समय नीचे में था,
तो इसकी वैल्यू जस्ट यहाँ पर इसके लिए जस्ट बदल जाएगा, ये U2 डिवाइडेड बाई U1 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 के फॉर्मेट में था, 1/s के फॉर्मेट में था, ये U2 डिवाइडेड बाई U1 हो जाएगा। तो U2 में कितना है, ये U2 में हमारा दे रखा है ये 1 हावर, U2 में दे रखा है 1 हावर, तो 1 हावर रख दिया, और U1 में इसकी मान कितना होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड हमने रख दिया। यहाँ से आपका हावर से हावर कट जाएगा और किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कट गया और 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये हमें मिल गया टोटल ये 1000 इसको पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू मिल रही हमें 2.78 मीटर प्रति सेकेंड, 2.78 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या है इस N2 की वैल्यू, N2 की यही वैल्यू है 2.78 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम कोई भी यूनिट हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखने की जरूरत है कि पहले यूनिट में उसका 1 किलोमीटर पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन अगर हमें पता नहीं होगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। इसके कुछ लिमिटेशंस है, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके कुछ लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस पे बात कर लेते हैं। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कांस्टेंट्स को ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास में किसी प्रकार का डायमेंशन नहीं होती है। हैंडलिंग नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन, जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कि लॉगरिथमिक है, ट्राइग्नोमेट्रिक है, इन सबको हम डायमेंशनल एनालिसिस से हैंडल नहीं कर सकते। लिमिटेड वेरिएबल्स इन डेरिवेटिव, इसमें अगर जो डेरिवेटिव है आपका लिमिटेड वेरिएबल्स है तभी हम इसको रिलेशन बना सकते हैं। और अगर वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मान लो क्यों जो है डिपेंड कर रहा है ABCDE पर, तो हमारे पास इनका पावर का जो हम बनाएंगे इक्वेशन, तो वो बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा और इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए लिमिटेड वेरिएबल होगा तभी हम इसका उपयोग कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए इसका उपयोग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनडिस्टिंग्विशेबल वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि ये डायमेंशनल के बेसिस पे होता है और वेक्टर और स्केलर का दोनों का डायमेंशन क्या होता है, एक समान होता है। जैसे कि हम चाल लें या फिर वेलोसिटी लें, स्पीड लें या फिर वेलोसिटी लें, दोनों का लिए डायमेंशन क्या होता है आपका LT-1 होगा। लेकिन इसमें चाल कौन सा है, स्पीड कौन सा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे डायमेंशनलिटी के बेसिस पे। ठीक है, डायमेंशनल एंड डायमेंशनल लेस वेरिएबल, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि डायमेंशन लेस होते हैं और कुछ वेरिएबल्स डायमेंशनल होते हैं। तो डायमेंशनल लेस वेरिएबल को तो हम स्टडी कर ही नहीं पाएंगे इसके अंतर्गत, ये सभी इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ जो जनरली यूज होने वाले हैं और बहुत बार बार पूछे जाते हैं, उनके डायमेंशंस को देख लेते हैं। कुछ जो बहुत बार यूज होते हैं उन इंपॉर्टेंट फार्मूलेस या फिर डायमेंशंस को देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, मास का डायमेंशन क्या होता है M, टाइम का डायमेंशन क्या होता है T। उसी प्रकार से वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-1। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी रेट ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं हम एक्सेलरेशन को, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है LT-1 डिवाइडेड बाय T, तो ये किसके बराबर हो जाएगा LT-2 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ये आ गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। उसी प्रकार से एनर्जी, वर्क और हीट, हीट भी क्योंकि एनर्जी का ही फॉर्मेट है और ये वर्क के बराबर होता है, तो वर्क को क्या लिखते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है हमारे पास ML_T इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन L है। इसका कंप्लीट डायमेंशन क्या बन जाएगा, ML²T⁻²। उसी प्रकार से प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास में, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है हमारे पास ML_T और एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा L², तो इससे हमें क्या मिल जाएगा L⁻1 इंटू T⁻², ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा। इसी प्रकार से टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, R क्रॉस फोर्स के बराबर होता है ये, तो R का डायमेंशन L, फोर्स का डायमेंशन ML⁻², तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी ML²T⁻², ये हमारा टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा। उसी प्रकार से पावर, पावर बराबर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है F इंटू डी से हम जस्ट निकाले हैं ML²T⁻² डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें ML²T⁻3, ये आपका पावर का डायमेंशन। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मास इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन ये वाला। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट को भी हम निकाल सकते हैं, E=h न्यू हम जानते हैं, यहाँ से h का इक्वल टू क्या कर सकते हैं E डिवाइडेड बाई न्यू, और न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का जस्ट इनवर्स होता है। तो टाइम पीरियड का इनवर्स टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होता है, तो टाइम पीरियड का इनवर्स लिख सकते हैं इसको टी टू पावर -1। और एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 आपका प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस टाइप से लिखते हैं जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालेंगे तो जी आर इधर पक्षांतर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से फोर्स और आर का स्क्वायर है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी का पावर -2, चूंकि आर स्क्वायर है तो ये एम एल का क्यूब हो गया, एम एल का क्यूब टी टू पावर -2 और मास का एम का डायमेंशन का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम का इनवर्स एल का क्यूब टी टू पावर -2। इसी प्रकार से हमारे पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी टू पावर -2 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एम एल नॉट टी टू पावर -2, ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया। इसी प्रकार से कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज इक्वल टू ईटा एन डी भी डिवाइडेड बाई डी वाई, जो क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है, मतलब ईटा निकालनी है। तो एटी ईटा को क्या लिख सकते हैं हम, ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू डी भी डिवाइडेड बाई डी वाई। फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी टू पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन एल डी भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1 और डी वाई आपका लेंथ का डायमेंशन रखता है। तो एल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल से एल कट जाएगा और ये एल ऊपर चला जाएगा और टी टू पावर -1 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, एम एल इनवर्स टी टू पावर -1, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ गया। उसी प्रकार से स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट इक्वेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या है आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से सी बराबर स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी का निकाल सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। क्यों क्या है आपका, क्यों आपका क्या है, हीट है, हीट क्या है एक एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन रखता है तो एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2। एम क्या है आपका मास है, तो मास का डायमेंशन, और डेल्टा टी क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन हमने डाल दिया केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एम कट जाएगा तो एम टू पावर 0 एल का स्क्वायर टी टू पावर -2 और केल्विन का इनवर्स, ये आपका मिल गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन। इसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जो कि स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम एल टी टू पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम एल इनवर्स टी टू पावर -2। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो लेंथ ऊपर में भी है, लेंथ नीचे भी है, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ये क्या होता है हमारा m0 l0 t0। तो इस प्रकार से हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या बन जाएगा हमारा, डायरेक्टली एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2। इस प्रकार से हमारे जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे उसको हमने देखा है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ाते हैं, इस पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। इतने ही कॉन्सेप्ट थे हमारे डायमेंशनल एनालिसिस में, इसी डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए। क्या कहा गया इसमें, सपोज a इज इक्वल टू b टू पावर n c टू पावर m, where a has dimension of lt, b has dimension of l square t to power -1, c has dimension of lt square, then the exponent n and m have the values। आपको n और m की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख देते हैं। इस इक्वेशन को लिख करके हम इनके डायमेंशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू क्या है, b टू द पावर n और c टू द पावर m। ठीक है, a का डायमेंशन क्या दे रखा है, l t, और b का डायमेंशन क्या दे रखा है हमारे पास में, l स्क्वायर t टू द पावर -1। इसका पावर हम लिख देते हैं n, और c का डायमेंशन क्या दे रखा है, l t स्क्वायर, इसका पावर लिख देते हैं m। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कंपेयर करते हैं, तो l का पावर, l के लिए पहले कंपेयर कर लेते हैं, l के लिए, l डायमेंशन के लिए पहले कंपेयर करते हैं, l का पावर इधर क्या है 1। तो 1 इज इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा हमें, 2n प्लस m, 2n प्लस m। ठीक है, वैसे ही अगर हम t के लिए करें, t के लिए जब करेंगे तो इधर t का पावर क्या है 1 है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इधर t का क्या है यहाँ पर -n प्लस 2m, -n प्लस 2m। इस इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन को हम दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2n प्लस 4m। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो इसको, और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिंग 1 प्लस 2, इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 मिल जाएगा, और 2n से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 5m मिल जाएगा। तो यहाँ से हम m की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 3/5। उसी प्रकार से इस 3/5 को इक्वेशन 1 में ले जाकर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू 10n प्लस 3। ठीक है, यहाँ से हम 10n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2 मिल जाएगी, और n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 2/10 इज इक्वल टू 1/5। तो ये आपकी n की वैल्यू 1/5 आ गई, और आपकी जो m की वैल्यू आई है वो 3/5 आई है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देख लीजिए। पहले किसको पूछा गया, पहले n को बोला गया, तो n की वैल्यू क्या है 1/5 और m की वैल्यू है 3/5। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम, द प्रोडक्ट PV हैज अ डायमेंशन। आपका P क्या है, आपका प्रेशर है, V आपको वॉल्यूम है, तो आपको PV का डायमेंशन निकालना है। हम जानते हैं P प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स बराबर, और हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल का स्क्वायर। इसका एक्सलेशन का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी का पावर -2 डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। तो ये क्या, इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा हमारे पास में, एम एल इनवर्स टी का पावर -2। उसके बाद भी का डायमेंशन क्या होता है आपका, एल का क्यूब। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, भी पी इंटू भी कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एम एल इनवर्स टी का पावर -2 इंटू एल का क्यूब। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, एम एल स्क्वायर टी का पावर एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following quantity has a dimension of length where g is gravitational constant, m is mass of star and c is the velocity of light। आपको बताना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कि कौन से क्वांटिटी के पास डायमेंशन ऑफ लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले सबका डायमेंशन लिख लेते हैं हम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। यहाँ से जी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में m1 m2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी का पावर -2, आर के लिए हो जाएगा लेंथ का डायमेंशन, और एम के लिए हो जाएगा एम का स्क्वायर। तो जी बराबर क्या मिल गया आपको, सॉल्व कर देंगे तो एम इनवर्स एल का क्यूब टी का पावर -2, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया। उसी प्रकार से आपको मास का डायमेंशन हम जानते हैं, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम ही होता है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका डायमेंशन क्या होगा आपका, एल टी -1, एल टी -1। इन सभी डायमेंशन को रख करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पे रखेंगे तो, फर्स्ट वाले पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एम इनवर्स एल क्यूब टी का पावर -2 इंटू एम डिवाइडेड बाई में एल टी -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल का स्क्वायर आ रहा है, इसके पास मतलब लेंथ का डायमेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे रख के देखते हैं, एम इनवर्स एल क्यूब टी का पावर -2 इंटू एम डिवाइडेड बाई में सी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर टी का पावर -2। जब इसको रखेंगे तो टी का पावर -2 से टी का पावर -2, एम से एम कैंसिल, और एल का क्यूब डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर है, तो इसके पास क्या है, एल का डायमेंशन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो को आप पुट करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फंडामेंटल कांस्टेंट एच प्लैंक कांस्टेंट, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब इनमें से कौन सा आपका डायमेंशन ऑफ लेंथ कंसीडर रखता है, उसको देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने निकाला था जी का डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। जी का डायमेंशन, अभी जस्ट हमने जी का डायमेंशन निकाला था, वो क्या आया था हमारे पास में, जी का डायमेंशन एम इनवर्स एल स्क्वायर टी का पावर -2, एम इनवर्स एल
क्यूब टी का पावर -2, एम एल क्यूब टी का पावर -2। अब हमें प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो हम जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा, एच न्यू होता है। यहाँ से हम एच इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई न्यू निकाल सकते हैं। और एनर्जी का डायमेंशन जानते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टी का पावर -1, क्योंकि टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टी का डायमेंशन रखता है, और फ्रीक्वेंसी उसकी जस्ट अपोजिट होती है, तो टी का पावर -1। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। ये आपका एच का मिल गया। और सी का हम जानते हैं, सी का क्या होता है आपका, एल टी -1 होता है। इन सभी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहले पुट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे पुट करेंगे तो इसके लिए मैं 1/2 लगा दूंगा। एच कट का डायमेंशन क्या है हमारे पास में, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, और जी का डायमेंशन क्या है, एम इनवर्स एल क्यूब टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई सी का क्यूब, तो एल का क्यूब टी का पावर -3, और पूरे का 1/2। आपको क्या देखना है, लेंथ ऑफ डायमेंशन। क्या देखना है आपको, लेंथ ऑफ डायमेंशन। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कटेगा, ये एल से एल कट जाएगा, टी का पावर -3 है यहाँ पर, और टी का पावर इधर भी है, तो टी का पावर 3 से टी का पावर ये भी कट जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास में, एल का स्क्वायर और एम, ये एम इनवर्स से एम इनवर्स कट जाएगा, और एल का स्क्वायर और इसके में पावर में, पूरे पावर में 1/2, तो एल का स्क्वायर और पूरे का पावर 1/2 से ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, एल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का सबसे राइट आंसर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ही इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। बाकी के लिए आप निकाल करके देखिएगा, बी सी डी के लिए अब क्या क्या आता है उसके लिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इन लिस्ट 1 एंड देयर डायमेंशन इन लिस्ट 2। अब आपको इसको मैच करना है, मैच करके नहीं है आपको वर्क बराबर, वर्क का डायमेंशन आप जानते ही हैं, वर्क बराबर क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, टी का पावर -2, ये वर्ग का डायमेंशन है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से पावर, पावर क्या है आपका, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का डायमेंशन को आप अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो पावर का डायमेंशन मिल जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई टी, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, ये कहाँ पर है देख लीजिए, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, ये नीचे में है, सॉरी ये टी का पावर ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -3, ये आपका ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सेकेंड का हो जाएगा। उसी प्रकार से आप और निकाल सकते हैं मोमेंटम, मोमेंटम पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी, तो इसका डायमेंशन तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, एम एल टी का पावर -1, एम एल टी का पावर -1, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर एम एल स्क्वायर एम एल टी का पावर -1, ये आपका मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। ये 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है आपको, डायनामिक विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन हम जस्ट देखे थे, इसके लिए फॉर्मूला डायनामिक विस्कोसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए जस्ट अभी निकाले थे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम निकाले थे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करके, जिसका क्या था, एम एल स्क्वायर एम एल इनवर्स टी का पावर -2। इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी निकाले थे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट से, इसका आया था एम एल स्क्वायर एम एल इनवर्स टी का पावर -1। तो इसका हमारे क्या हो जाएगा, डायनामिक ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी का पावर -2, ये आपका 5 का हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 कैंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम है आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको फोर्स को फंडामेंटल, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर लो, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कर सकते हैं। इस साइड में हम एनर्जी रखते हैं, ठीक है, इस साइड में फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, इस पर हम डिपेंडेंट है, इस टाइप से कंसीडर कर लेते हैं। तो फोर्स पर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, और यहाँ इस साइड में एनर्जी, इस साइड में एनर्जी का डायमेंशन लिख देते हैं। एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2
इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 इसका पावर ए, और आपका एक्सलेशन, एक्सलेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -2 इसका पावर बी, और टाइम का क्या होता है, टाइम का टाइम इसका पावर सी। अब इन दोनों साइड में डायमेंशन को मैच कर देते हैं। यहाँ पर एम क्या है, एम का पावर 1 है, और इस साइड में एम के लिए सबसे पहले करेंगे तो एम के लिए क्या मिलेगा हमें, 1 इज इक्वल टू ए। इस साइड में ए है और इसके पास है नहीं, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। उसके बाद एल के लिए करेंगे तो एल के लिए क्या मिलेगा हमारे पास में, एल इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, इस साइड में कितना है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, टी के पास है नहीं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे तो बी की वैल्यू भी हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, बी का भी वैल्यू मिल गया आपको। यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालनी है, तो टी के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इस साइड में क्या है -2, इस साइड में क्या है टी, तो -2a और -2b प्लस सी। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखते जाएंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर 1 1 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 1 -4 हो जाएगा, और उस साइड जा करके ये साइड में -4 है, उस साइड जा करके +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4 -2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2। इन वैल्यूज को आप ले जा करके पुट कर दीजिए, आपका रिलेशन मिल जाएगा। तो ई इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं एफ, एफ की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, एफ का पावर 1, ए का पावर कितना है, बी की वैल्यू क्या है 1, और टी की वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 2। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन मिल गई है एनर्जी का, फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी का रिलेशन मिल गया है फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है इफ ई एंड जी आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल। अगर एनर्जी ई और जी आपको एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करता है तो ई बाई जी का क्या डायमेंशन होगा वो आपको दिखाना है। इसमें ऑप्शन ए है ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से आज की क्लासेस को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस डायमेंशनलिटी पे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कर लिए हैं। इसके अलावा भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आप अगर सीजी सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के में।